नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं मुद्दा, और आज मुद्दा में बातचीत करेंगे उत्तर प्रदेश सरकार की 8 साल के विकास की और उससे जुड़े हर एक सवाल की। योगी सरकार के 8 साल पूरे होने पर कई कीर्तिमान स्थापित होने का दावा किया जा रहा है। ऐसे में देश की अर्थव्यवस्था में यूपी के बढ़ते योगदान पर सीएम योगी की तरफ से बयान आया है, जिसमें कहा गया है कि 2 साल में देश की जीडीपी में यूपी का 10% योगदान रहेगा। यूपी की जीडीपी 317 अरब डॉलर से बढ़कर 515 अरब डॉलर होगी। यूरोप के विकसित देश नॉर्वे की अर्थव्यवस्था के बराबर होगी। 2027 तक महाराष्ट्र के बाद यूपी दूसरे नंबर पर होगा। उन्होंने कहा, सरकार द्वारा कार्यक्रमों का क्रियान्वयन हुआ, उसकी वजह से उत्तर प्रदेश जो बीमारू राज्य था, आज वही प्रदेश देश की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन के रूप में जाना जा रहा है। आज प्रत्येक सेक्टर में प्रदेश देश के विकास में ब्रेक थ्रू के रूप में देखा जा रहा है। सीएम योगी ने कहा, 2017 के पहले एग्रीकल्चर के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश उपेक्षित था। उत्तर प्रदेश प्राचीन समय से ही कृषि प्रधान रहा। हमारे पास प्रकृति की प्रचुर मात्रा में अवसर थे, हम इसको लेके आगे बढ़ सकते थे। 2017 के पहले किसान आत्महत्या करता था। कृषि सेक्टर में एक वीरानी छाई हुई थी। आज व्यापक बदलाव हुए हैं। कृषि विकास दर 13.5% से अधिक हुई है। इससे प्रदेश के जीडीपी में 28% की बढ़ोतरी हुई है। इसकी शुरुआत हमारी पहली कैबिनेट ने की थी। 36,000 करोड़ रुपए की कर्ज माफ़ी की गई। उधर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश और केंद्र की सरकार में विकास योजनाएं सिर्फ कागजों पर है। सरकार झूठे आंकड़े देकर ज़मीनी सच्चाई को छिपाने का प्रयास कर रही है। हर विभाग में भ्रष्टाचार है। प्रदेश में इतना भ्रष्टाचार कभी नहीं रहा है। निर्माण कार्यों से लेकर स्वास्थ्य, पुलिस विभाग, हर जगह भ्रष्टाचार है। यूपी के हर व्यक्ति पर 36,000 का कर्ज है, तो विकास की हकीकत क्या है? आज हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। और योगी के दावे और अखिलेश के तीर, आखिर किसकी बात में कितनी सच्चाई है? कौन ज़मीनी हकीकत से ज़्यादा करीब से जुड़ा है? इसी मुद्दों पर आज हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बतौर प्रवक्ता अश्विनी शाही जी जुड़े हैं। वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से बतौर प्रवक्ता रविंद्र सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों खास मेहमान का स्वागत है। शाही जी, शुरुआत आप ही से। सरकार आप ही की है, उपलब्धि आप ही गिना रहे हैं, तो सबसे पहले आप ही बता दीजिए, यह सवाल भी आप ही से रहेगा कि 8 साल तो हो गए भाई अब सरकार को। अब सब कुछ जब इतना अच्छा हो गया है, ज़मीन पर वो सारी चीज़ें जिसके बारे में आप आंकड़ों के तहत ये सारी बातें कह रहे हैं, ऐसे में एक सवाल है, ये कहने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? यदि सब कुछ इतना अच्छा है, इतना हरा हरा है, तो जनता खुद ब खुद आपकी बातों को कहेगी, मानेगी, समझेगी। ऐसे में हर एक बात को लेकर आंकड़ों के रूप से उसे स्पष्ट करना, और एक तरफ से विपक्ष के दावे कि भाई ज़मीनी हकीकत से आप कोसों परे हैं, आंकड़ों में उलझा कर सारा खेल है। ऐसे में यदि वास्तविक तौर पर कोई जानना समझना चाहे कि उत्तर प्रदेश के विकास की हकीकत क्या है, तो आपसे पूछे या आम आदमी से? शाही साहब। कुणाल जी, विपक्ष चाहता है कि आंकड़ा शब्द ही डिक्शनरी से हटा दिया जाए, क्योंकि सरकारें जब काम करती हैं तो उसी का ये ब्यौरा भी विपक्षी मांगते ही हैं, और वो बिना आंकड़े के दिया नहीं जा सकता। ठीक। लेकिन 8 साल बेमिसाल योगी सरकार के माननीय मोदी जी के नेतृत्व में एक अद्भुत जो है यात्रा रही है 8 साल की। उसके पहले एकदम बीमारू राज्य बनाकर छोड़ दिया था पीछे की कई विरोधी सरकारों ने। लेकिन ये 8 साल जो है, इस 8 साल में जनता ने हमको दोबारा हमारे ऊपर भरोसा किया, हमारे 5 साल के कामों पर मुहर लगाया, और मुहर लगाकर हमको फिर 3 साल और ये हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी 2 साल और हमारा कार्यकाल बाकी है, और स्पष्ट बहुमत के साथ। विरोधियों के सीने पर सांप लौटने का कारण यही है कि ये एक तो लगातार 2 बार आकर जो है इन्होंने एक इतिहास रचा, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने, तो यानी कि जनता ने भरोसा किया। इस बीच में भारी भारी घटनाएं हुई, कोरोना की तरह घटना हो गई, ये महामारी आई। लेकिन कोरोना में भी माननीय मुख्यमंत्री जी सबके घरों में कई मतलब लगभग हर जिले में दौरा करके ये पूछा उन्होंने, दवाई है कि नहीं है, अनाज है कि नहीं है, आप ठीक है कि नहीं है।
कई लोग तो घरों में से नहीं निकले, कई पूर्व मुख्यमंत्री तो घर से निकलते नहीं थे, वो कहाँ थे पता ही नहीं था लोगों को। इसलिए इन चीजों पर जनता ने भरोसा किया और हमको वो किया। सबसे बड़ा चीज जो रहा कि इस पूरे लैंड लॉक स्टेट को वाटरवेज से जोड़ना। वाटरवेज का मतलब इलाहाबाद प्रयाग से जो है और बनारस से हल्दिया तक का व्यापार ट्रेड होना गंगा के रास्ते। एयरवेज, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 16 एयरपोर्ट थे। पिछली सरकारों ने तो सैफई में जो है एयरपोर्ट नहीं बनवाया, वहां एक स्ट्रिप बनवाया, हवाई पट्टी बनाई जिस पर उनके मित्र, उनके दोस्तों का हवाई जहाज उतरता था। जनता का क्या लाभ था उससे? फर्क ये है, वहां पर सरकारी पैसे का दुरुपयोग होता था वहां पर, और आज जो है जिस दिन से सरकार गई है इतनी किसी की औकात नहीं है कि फिर से महोत्सव वो करा सके। और भाई अगर आप वहां पर हवाई अड्डा बनाते तो सैफई के लोगों को, अगर मैनपुरी के लोगों को, इटावा के लोगों को एक सहूलियत और लाभ मिलता। तो जनता से सरोकार नहीं था इनका। हमने 16 एयरपोर्ट चालू किए, 5 जो है उसमें अंतर्राष्ट्रीय जो पहले से चल भी रहे थे उनको विकास किया। जेवर जो है हमारा एक कार्गो का हब बन रहा है। फिल्म सिटी यहाँ पर जो है उसका निर्माण का कार्य चालू हो चुका है। अब इस 16-17 एक्सप्रेस वे के कारण उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास की क्रांति आई। पहले लोग जाते थे मुंबई में, पिछली सरकार जो थी हमारी 7 से 12 तक मुंबई जाते थे, किसी तरीके से उद्योगपतियों को पकड़कर होटल में एमओयू करते थे, कोई नहीं आता था। आज 15 लाख करोड़ से ऊपर का धरातल पर उतर चुका है। कोई जिला ऐसा नहीं है जहां पर एक उद्योग नहीं लगा है। चाहे गोरखपुर में देख लीजिए और चाहे गाजियाबाद में देख लीजिए, चाहे सहारनपुर में देख लीजिए या सोनभद्र में देख लीजिए, तो हर जिले में हर जगह जो है उद्योग लगे हैं और देश और प्रदेश का विकास हो रहा है। ठीक है, जीडीपी ठीक है शाही साहब। अब देखिए रविंद्र सिंह जी, अब जिस हिसाब से शाही साहब ने भी बयान दिया और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी अपने विकास कार्यों का उल्लेख करती ही रहती है, इन विकास कार्यों को लेकर खासकर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में जो कुछ कहा जा रहा है, सुना जा रहा है, समझा जा रहा है, क्या वही ज़मीनी हकीकत भी है? क्योंकि कहीं ना कहीं जो कुछ सही नहीं होता है उसी के लिए विपक्ष होता है और विपक्ष उन चीज़ों को सरकार के सामने प्रस्तुत करता है, कहाँ अच्छाई है, कहाँ खराबी है। आपको ये सारी अच्छाइयाँ तो वो गिना रहे हैं, ये सारी अच्छाइयाँ क्या ज़मीनी हकीकत है या इसमें कुछ और भी करने की ज़रूरत है या हवाई बातें हैं? आपका ओपनिंग कमेंट। कुणाल जी, सबसे पहले तो मैं 2 साल से इंतजार कर रहा था कि योगी जी अपने उपलब्धि के बारे में कुछ बोले जी। झूठ ही बोला, लेकिन कम से कम बोला तो सही। फिर आंकड़े की बात कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। सच बात है, आंकड़े दिखाने पड़ते, चाहे झूठे चाहे सच्चे। आंकड़े सुन लीजिए, इन्हीं की संस्थाओं द्वारा दिए गए आंकड़े हैं। आरबीआई कहती है कि यह उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा कर्जदार प्रदेश है। 7.84 लाख करोड़ प्रति व्यक्ति, 36,000 करोड़। अगर केंद्र का भी इसमें जोड़ दे तो 1,40,000। आपके ऊपर भी बाकी है, मेरे ऊपर भी बाकी। योगी जी खुद कहते हैं प्रति व्यक्ति आय, और ये नीति आयोग की रिपोर्ट है, लेकिन योगी जी इसको स्वीकार करते हैं। प्रति व्यक्ति आय 93,514, मतलब लगभग महीने में 8,000 रुपया प्रति व्यक्ति कमाता है। इसमें 2 लाख 3 लाख कमाने वालों की भी इनकम है या 50 लाख कमाने वाले की भी इनकम है। लेकिन प्रति व्यक्ति आय में हम 36वें में से 32वें पायदान पे हैं, मतलब इसमें भी अंतिम दौर में ही है। फिर कहते हैं प्रति व्यक्ति जीडीपी हम 5वें स्थान पे हैं, लेकिन जब आप देख लीजिएगा कि प्रति व्यक्ति जीडीपी कितनी है, प्रति व्यक्ति उत्पादन क्षमता कितनी है, क्योंकि इसका असर पड़ता है हमारे श्रम पे, तो फिर हम 36 से 32वें स्थान पे है, मतलब हमारी उत्पादन क्षमता भी नहीं है। ये भी नीति आयोग की रिपोर्ट है। फिर स्किल्ड फोर्स माइग्रेशन, जो बाहर चली गई, विदेश चली गई, तो भारत से कुल 11 लाख लोग गए हैं, उसमें से अधिकतर यूपी के हैं। अब अनस्किल्ड नॉन स्किल्ड माइग्रेशन, इसका पता कैसे लगता है? जो श्रम पोर्टल बना हुआ है, श्रम पोर्टल पे 30 लाख रजिस्टर्ड हैं, उसमें से 10 लाख मतलब 33% उत्तर प्रदेश के हैं। मतलब कि जो 10 लाख जो नॉन स्किल्ड लेबर फोर्स का माइग्रेशन होता है उत्तर प्रदेश से होता है अन्य राज्यों के लिए। निर्यात में आ जाते हैं। निर्यात में क्या करता है? निर्यात में
प्रति व्यक्ति नहीं निकाला गया है, तो निर्यात में अभी 11वें स्थान पे है, जिसमें से 50% केवल मांस से निर्यात से आता है। बाकी में गेहूं है, शहद है, अन्य कुछ और चीजें हैं। निर्यात की एक ईपीआई बनी हुई है, ये नीति आयोग ने बनाया था, निर्यात तैयारी इंडेक्स। निर्यात तैयारी इंडेक्स में भी हम मतलब निर्यात के लिए तैयार नहीं है, 7वें स्थान पे हैं। आयात करने वाले राज्यों में प्रथम 3 राज्यों में हम हैं, मतलब उत्पादन कुछ भी नहीं करेंगे, बाहर से ही मंगाएंगे। ठीक। औद्योगिक विकास में हमारा 10वां नंबर है। जो कहा था इन्होंने जुमले, डिफेंस कॉरिडोर कहीं नहीं दिखता, फिल्म सिटी कहीं नहीं दिखती, फार्मा हब कहीं नहीं दिखता, पशु आरण्य कहीं नहीं दिखता, स्मार्ट सिटी कहीं भी नहीं दिखती। तो ये जो आंकड़े हैं हमारे नहीं हैं, सब केंद्र सरकार के आंकड़े हैं या उनकी संस्थाओं के आंकड़े हैं। तो ये झूठ बोल के आप जनता को कर नहीं सकते। इसी का असर बेरोजगारी है, महंगाई है। और उत्तर प्रदेश में एक भी स्पेशलाइज अस्पताल नहीं बना पिछले 8 साल में, एक भी स्पेशलाइज यूनिवर्सिटी नहीं बनी। तो ये हालत तो उत्तर प्रदेश की कर दिया है 8 साल। ठीक है, ठीक है। देखिए शाही साहब, आंकड़ों का जवाब सिंह साहब ने भी आंकड़ों से ही दिया है। अब इस आंकड़ों में जनता कितना उलझ रही है, किसके आंकड़ों पर यकीन करे, और जो सिंह साहब ने आंकड़े बताएं, क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? ये भी तो आंकड़े वो कह रहे हैं कि आप ही के सरकार के तरफ से, उन्हीं के आयोगों से निकल के आई हैं, तो इनकी भी तो ज़मीनी हकीकत उतनी होगी ना शाही साहब जितनी आपकी है। सर आप अनम्यूट कर लीजिए शाही साहब अपने आप को, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। जी जी जी, हाँ। मैं कह रहा हूँ कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लेकिन समाजवादी पार्टी के ऊपर जो है एक चश्मा चढ़ा हुआ है, जो जातिगत जो है पीडीए और ये वो जो कि सारा ध्वस्त हो चुका है। आंकड़े ये जरूर गिनाएंगे। पहले तो उत्तर प्रदेश के लोगों के पास कर्ज था ही नहीं, एक पूरे उत्तर प्रदेश में कोई कर्ज नहीं था, और जो प्रति व्यक्ति आय 93,000 बता रहे थे, वो 1,93,000 हुआ करती थी। उसके बाद सड़कों का जाल बिछा हुआ था, फार्मा उद्योग लगे हुए थे, यहाँ से निर्यात होता था। ये सब गड़बड़ कर दिया है योगी आदित्यनाथ जी ने आकर। हाँ, अभी सब गड़बड़ कर दिया है। और आप समझना चाहिए आप लोगों को कि भाई राम वृक्ष यादव जो है एक एसपी को मार देता था जवाहर बाग में, एसएचओ को मार देता था। आजम खान कहते थे कि 1100 हमले पुलिस पर जो है हमारे सरकार में हुए हैं। तो पहले ये सब होते थे। अतीक और मुख्तार के डर से जो है सब लोग आ जाते थे यहाँ पर, तो मतलब कई लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया हुआ था। तो ये सब पहले हुआ करता था, अब गड़बड़ कर दिया योगी आदित्यनाथ ने। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि जो दिखता है इन लोगों को, कहीं भी एक शब्द समाजवादियों के मुंह से ये नहीं निकलता, चाहे अखिलेश यादव हो या उनके प्रवक्ता लोग हो, कि भाई उत्तर प्रदेश में काम हुआ। भाई अंधा होगा जिसको 16 जो है एक्सप्रेस वे नहीं दिख रहा होगा, लेकिन एक बार भी अखिलेश यादव के मुंह से नहीं निकलता है क्यों सैफई में एयर स्ट्रिप बनवाए, हवाई अड्डा नहीं बनवाए? ठीक है, क्यों बनवाए? देखिए दूसरी बात आपको कहना चाहता हूं, यहाँ पर सांस्कृतिक और धार्मिक पर्यटन को इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। आज तक राम मंदिर नहीं गए, लेकिन उसी राम मंदिर से हम लोगों ने उत्तर प्रदेश को एक 500 साल की लड़ाई लड़ने के बाद राम मंदिर दिया, और वहाँ जनता को जो है कितना धार्मिक पर्यटन वहाँ बढ़ा, नैमिषारण में बढ़ा, विंध्याचल धाम में बढ़ा, 66 करोड़ लोग संगम अभी नहा कर गए हैं। आप जो है ना शाही साहब, देखिए वो जो उंगली उठाने वाली बात है, आप उनको ऊपर उंगली उठाइएगा कि आप राम मंदिर नहीं गए, तो वो भी कहते हैं कि भाई आपके आरएसएस चीफ मोहन भागवत साहब भी राम मंदिर क्यों नहीं होके आए। तो ऐसी वो वाली बातें अलग दिशा में चली जाएंगी, लेकिन आज विकास की बात कर रहे हैं, उसी पे रहेंगे। सिंह साहब, अब आइए, जमीनी हकीकत की बात की हमने, आंकड़ों की बात की, हर कुछ बात की। अब जो मेन बात वह यह है कि क्या उत्तर प्रदेश ही वह राज्य बनेगा जिस ओर योगी आदित्यनाथ साहब इशारा कर रहे हैं कि महाराष्ट्र के बाद भैया भारत का जो विकास गाथा में सबसे सक्रिय योगदान होगा वो उत्तर प्रदेश का होगा, नॉर्वे की अर्थव्यवस्था के बराबर हमारी जीडीपी हो जाएगी। ये जो तमाम बातें की जा रही हैं, क्या इन तमाम बातों को 2027 तक हासिल करने का जो लक्ष्य रखा गया है वह कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं है, या फिर वही 2047 के विकसित भारत की तरह एक टारगेट उत्तर प्रदेश में भी फिक्स किया गया है कि भाई उत्तर प्रदेश में 2027 तक ये सारी चीज़ें हो जानी चाहिए, चाहे जैसे भी हो? पहले तो बात कर लें अपने देश की, तब नॉर्वे की बात करते हैं। देश में महाराष्ट्र सबसे अधिक जीडीपी देता है, 5वां नंबर उत्तर प्रदेश का है। महाराष्ट्र का प्रति व्यक्ति जीडीपी
5वें स्थान पे है। उत्तर प्रदेश का प्रति व्यक्ति जीडीपी 32वें स्थान पे है। फिर महाराष्ट्र भी घट गया है, 14% कंट्रीब्यूशन था, घट से 13% हो गया है। तो अब प्रति व्यक्ति जीडीपी कब पहुंचेंगे महाराष्ट्र के बगल में, ये तो योगी आदित्यनाथ बताएंगे, 8 साल में तो नहीं कर पाए। लेकिन जब प्रति व्यक्ति जीडीपी भी महाराष्ट्र से आगे टोटल जीडीपी जब महाराष्ट्र के आगे भी निकल जाएंगे तो क्या प्रति व्यक्ति जीडीपी बढ़ेगी? यह बहुत बड़ा प्रश्न है। अब आते हैं नॉर्वे के बाद। नॉर्वे प्रति व्यक्ति आय शायद चौथे या 5वें नंबर पे है दुनिया में। तो क्या वो जो नॉर्वे की बराबरी करने की बात कर रहे हैं कि क्या भारत को भी प्रति व्यक्ति आय, उत्तर प्रदेश को, अभी हम भारत की बात नहीं करते, उत्तर प्रदेश की भी प्रति व्यक्ति आय विश्व में चौथे या 5वें नंबर पे योगी आदित्यनाथ कर पाएंगे? अगर ऐसे नहीं करते हैं तो काहे को जुमलेबाजी। फिर आते हैं, ये तो आंकड़ेबाजी हो गई। जमीनी हकीकत में ये था कि नौकरियां जो प्रमुखता होती है, जिसके लिए हम पैदा होते हैं और पढ़ते हैं, बच्चे चाहे बच्चियां हो चाहे बच्चे हो, नौकरियां खत्म हो गई। संविदा पे पहले गई, फिर आउटसोर्सिंग पे चली गई। अब आउटसोर्सिंग से भी हट रही है, नौकरियां नहीं है। जितने भी हमारे निकाय थे, ज्यादातर निकाय को इन लोगों ने पीपीपी मॉडल पे कर दिया, या वहां के संविदा कर्मियों को भी घटा के आउटसोर्सिंग पे कर दिया, चाहे विद्युत विभाग हो चाहे हॉस्पिटल हो, कुछ भी हो, कहीं से भी हो। ये सच्चाई है। जो कुछ नौकरियां बची थी, आयोग की नौकरियां बची हुई थी या टीचरों की नौकरियां बची हुई थी, तो अभी तो 69,000 बच्चे लड़ाई ही लड़ रहे हैं और उत्तर प्रदेश सरकार कुछ भी बोल पाने में सक्षम नहीं है। तो नौकरियां खत्म कर दिया जिसके लिए हम पढ़ते हैं। दूसरी होती है स्वास्थ्य व्यवस्था। स्वास्थ्य व्यवस्था में नीति आयोग कहता है कि हम 21वें या 22वें स्थान पे हैं। तो अगर 8 साल में आप स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं ले जा पाए, गलत शब्दों का प्रयोग करें, जैसे भारतीय जनता पार्टी का प्रयोग कर रहे हैं, हर गलत शब्द का प्रयोग करते हैं, तो गलत शब्द का प्रयोग करें तो स्वास्थ्य व्यवस्था के हाल है, कुत्ते घूमते हैं अस्पताल में और बच्चियों को नोच के, पैदा हुई बच्चियों को नोच के चले जाते हैं। ये स्वास्थ्य व्यवस्था दिया है। जो जमीनी हकीकतों की बात करते हैं, जब हमारे स्वास्थ्य मंत्री जाके छापा मारते हैं तो एक्सपायर्ड दवाइयां मिलती हैं। अब आ जाएं औद्योगिकरण में। औद्योगिकरण कहा गया था कि नोएडा से लेके गोरखपुर तक हो जाएगा, तो 3-4 जगह का नाम लिया था अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने। वहां पर बता दें कि एक एक जो इंडस्ट्री लगी हो, गोरखपुर का लिया था, सहारनपुर का लिया था, सोनभद्र का लिया था, नोएडा का लिया था, एक एक फैक्ट्री जो लगी हो। मैं ये गिना दूंगा कौन कौन फैक्ट्रियां बंद हो गई, लखनऊ में कौन सी बंद हुई, कानपुर में बंद हुई, नोएडा में बंद हुई, ये मैं बता दूंगा। लेकिन तब जब ये बता देंगे कि इन 4 स्थान जहां का नाम लिया इन्होंने, वहां कौन कौन सी फैक्ट्रियां लगी। ठीक। और अगर लगी तो 33% लेबर माइग्रेशन उत्तर प्रदेश से क्यों है? स्किल्ड लेबर माइग्रेशन क्यों है? पढ़े लिखे लोग क्यों माइग्रेट कर गए? ये जमीनी हकीकत है। ठीक है, ये ज़मीनी हकीकत है आप जो बोल रहे हैं सिंह साहब। तो अब देखिए, शाही साहब कह रहे हैं विकास ऑन पेपर वर्सेस विकास ऑन ज़मीन, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर स्पष्ट दिख रहा है। कम से कम उनको तो दिख रहा है। अब जनता क्या सोचती समझती है वो जनता के पाले में हम छोड़ देते हैं। लेकिन एक बात आपने उल्लेख किया था ओपनिंग कमेंट में शाही साहब, एक बार उसको हल्का सा टटोलने की कोशिश करेंगे। आपने कहा कि योगी आदित्यनाथ ने जो कार्य किया है उससे जनता के मन में उनके प्रति बहुत विश्वास बढ़ा है। आपकी इस बात को भी हम मानते हैं, लेकिन यह विश्वास आपके विधायक में क्यों नहीं बढ़ पाया है? आप ही के विधायक कहते हैं कि अब उत्तर प्रदेश की कमान मौर्य साहब को संभाल लेनी चाहिए और इनको दिल्ली चले जाना चाहिए। क्या आपके खुद के ही विधायक, हालांकि ये टॉपिक से थोड़ी अलग बात है, लेकिन चूंकि विकास की बात हो रही है तो विधायकों को यह विकास नहीं दिखता है क्या योगी आदित्यनाथ साहब का? चूंकि अब देखिए आपने मुद्दा अलग कर दिया, लेकिन सपा के प्रवक्ता 2-4 जवाब दे बोल लीजिए सर। हाँ। 17% की बेरोजगारी समाजवादी पार्टी के सत्ता में थी 12 से 17 के बीच में, आज 3% से भी कम है। ये विकास नहीं है तो क्या है? जो माइग्रेशन की बात कर रहे हैं वो हमेशा रहा, 25 करोड़ का प्रदेश है और रहा ही है। नौकरियों की बात करते हैं, 8.5 लाख नौकरियां माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी बताया 8 साल में दिया हमने। इन्होंने 2 लाख भी नहीं दिया। किस मुंह से समाजवादी पार्टी बात करती है भाई? तीसरी बात आता है स्वास्थ्य। उत्तर प्रदेश में डॉक्टरों की कमी थी। हमने हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलने का काम किया। उसमें क्या मेडिकल कॉलेज में जो है डॉक्टर पढ़ाए जाते हैं, वहां डॉक्टर बनाए जाते हैं।
और उसके सपोर्टिंग नर्सिंग स्कूल खोले गए जिसमें कि वो सपोर्टिंग स्टाफ भी तैयार हो सके। तो ये नहीं दिखेगा इन लोगों को, क्योंकि वो मायावती जी ने नारा दिया था ना कि चढ़गुंडन की छाती पर मुहर लगाओ डैश 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 जो भी था, तो वो इनके लिए क्या वो रखते थे। अब अखिलेश जी कह रहे हैं कि वो रामजी लाल है, वो दलित है इसलिए उसके ऊपर हमला हो गया। मायावती जी क्या थी जिस पर हमला हुआ था। तो ये इन लोगों की दो तरफ है, ये दोहरी, इसको जो दोगला मानसिकता कहिए, दोहरा मानसिकता कहिए, जो कह लीजिए, ये सब इन लोगों के लिए कम है। अब आता हूं आपकी बात पर। हमारे देखिए विधायक हैं, 200-250 विधायक हैं हमारे जी। विचारधारा अलग हो सकती है भाई, किसी की आस्था किसी के साथ जुड़ सकती है, किसी की। हम भी चाहेंगे कि योगी जी जो है विश्व के सबसे तगड़े नेता बने, हम भी चाहेंगे जो है वहाँ हो सकता है कि केशव जी के साथ मेरी वो हो, स्वतंत्र देव जी के साथ हो, हमारी महेंद्र सिंह जी के साथ हो, हमारी जो है बाबूराम निषाद के साथ हो, तो हम अपने नेता को बड़ा बनना चाहेंगे। तो ये कोई ऐसी विषय वस्तु नहीं है कि भाई अतिरेक में ऐसी बोल जाता है। नहीं, चूंकि विकास की बात थी इसलिए मैंने पूछा। आप देखिए, मन की बात आप कह रहे हैं, ठीक है, मैं समझ गया, लेकिन सार्वजनिक मंच से वह मन की बात निकलना और कोई भी बीजेपी के वरिष्ठ नेता का उसका खंडन नहीं करना, ये थोड़ा सोचने पे लोग को सर देखिए, खंडन क्या, हर बात का खंडन नहीं होता है। हाँ भाई, आप लोगों का काम है, सूत्रों से पता चलता है, थोड़ा सा उसको स्ट्रेच करके खींच के बड़ा कर लेते हैं आप लोग। वो भाई ये आपका काम है। अब हमारे यहाँ अगर किसी चीज को भाई उन्होंने कह दिया, ठीक है भाई, उनके नेता, उनको लगा कि इस नेता को यहाँ रहना चाहिए, उन्होंने बोल दिया अपने मनोभाव पर, कोई ऐसा तो है नहीं। यहाँ तो अभिव्यक्ति की स्वच्छंदता लोग जीते हैं। नहीं, मतलब 27 में भी योगी जी ही चेहरा होंगे ना शाही साहब? 27 में योगी जी थे, 22 में भी थे, 27 में भी रहेंगे और 27 में हमारी सरकार बनेगी। यही जनता के मन में सवाल उठते तो यही है। नहीं, आपके मन में क्या उठ रहा है ये भी कुणाल जी पूछ लीजिए ना। जनता के मन में क्यों उनको जो है हटाने का, ये जिस दिन से वो मुख्यमंत्री बने यहाँ उत्तर प्रदेश के, तो इन लोगों को ये लगा, पीडीए वालों को, कितना कुचक्र रचा गया माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए, लेकिन कोई अंगद के पांव की तरह वो यहाँ पर हैं, कोई हिला नहीं पाया। और ना कोई हमारे यहाँ गड़बड़ है। लेकिन ये लोग गड़बड़ दिखाने की कोशिश करते रहे अपने कुछ मीडिया के साथियों के साथ, कुछ अपने भाषणों में, लेकिन इनको ही जनता ने उतार कर फेंक दिया कि तुम लोग रहो 10 साल बाहर, अभी 27 में फिर एक बार। देखिए, एक लाइन अंतिम, अभी उपचुनाव हुए, समाजवादी पार्टी को अपनी हैसियत पता चल गई कि हम कहाँ हैं, कहाँ रहेंगे। ठीक है, एक क्विक क्लोजिंग कमेंट 10 सेकंड सिंह साहब आपका भी। देखिए, अब योगी साहब के इर्द गिर्द पूरी राजनीति उत्तर प्रदेश की घूम रही है, लेकिन क्या 27 में भी घूमेगी? इस पे आपका भी एक क्लोजिंग कमेंट। जो पहले 8 साल के विकास की पुस्तिका छापी है, उस पे योगी आदित्यनाथ को जगह नहीं मिली फोटो की। दूसरा विषय बता देते हैं, योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 74 सीटों से घट के 31 सीट सांसद रह गए, 312 सीट से घट के 257 एमएलए रह गए। ये उनकी राजनीतिक उपलब्धि है जो भारतीय जनता पार्टी को खुद ही कचोट रही है। आने वाले दिनों में ऐसा ना हो कि 257 से घट के 175 भी न रह जाएं। ये जो राजनीतिक उपलब्धि भी उनकी ऐसी नहीं है जिसके लिए उनको फोटो का भी स्थान दिया जा सके। तो अगर इसी उपलब्धि के साथ अगला चेहरा बनते हैं तो हम स्वागत करते हैं। ईश्वर करे उनको अगला बनावे, और जनता जैसे जवाब दे रही है इस झूठों का, वैसे जवाब देती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के विकास की गाथा योगी आदित्यनाथ बता तो रहे हैं, आंकड़ों के वार पर पलटवार करते हुए विपक्षी पार्टियां भी आंकड़े उन्हीं सरकार की दिखा रही है और गिना रही है। अब इन दो आंकड़ों में इतना विरोधाभास है कि जनता खुद कंफ्यूज है कि इनके आंकड़े सही या इनके आंकड़े सही। खैर, जनता के मन में क्या है, 27 नज़दीक है, वो पता ही चल जाएगा। मुद्दा में आज बस इतना ही। नमस्कार।